बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि मौजूदा आर्मी चीफ ने साबका आर्मी चीफ से मुलाकात से न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि जो अल्फाज अदा किए वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। मैनू तो दसन लगे भाइन करना जो तुम्हें पर निकल रहे ताड़ा पता नहीं छोड़ के की हाल होएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस शर पसंद अनासर इन्वर्टेड कॉमर्स में लीजिएगा, क्योंकि अभी तक उनके ऊपर इल्ज़ाम है, साबित नहीं हुआ, साबित होगा अदालत के अंदर। वैसे तो जड़ियाँ सेल्फियाँ लाई उन्होंने और जो उन्होंने अपनी फुटेज खुद बनाई, आग लगाकर कोर कमांडर को तड़ी लाने होया और वहाँ पर आग लगाते हुए उठा के चीज़ें फेंकते हुए, वो जितने लोग हैं उन 59 उनमें से जो लोग हैं उनके केस मिलिट्री कोर्ट्स को भिजवाए गए हैं। नामों की फहरिस्त आपके सामने चल रही है। ये जब मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूँ इससे ठीक 10 मिनट पहले का वाक़या है जब ये लिस्ट मंजर आम पर आई है और मैं कहा चले आप तक ये चीज़ पहुँच जाए। उसमें 28 हैं लाहौर से, रावलपिंडी से 8 हैं, गुजरांवाला से 10 हैं, मियांवाली से 5 और फैसलाबाद से 8 हैं। जो और भी लोग ज़ाहिर है अपनी अपनी थान से बड़े अहम होंगे। हर इंसान अपने हिसाब से अहम तरीन होता है। यह ख़ास तौर पर पीटीआई के अंदर तो हर आदमी ये समझ रहा था कि वो अमिताभ बच्चन है और कालिया फिल्म चल रही है और इसमें जनाब हम जीत जाएंगे इन एनी वे, जो मर्जी हो जाए। या कोई ये समझ रहा था कि जनाब हम शोले फिल्म चल रही है और इसमें गब्बर सिंह है और हम जीत जाएंगे। ठीक है, यानी हर बंदा जो है ना उसको वो इंतहा पर बैठा हुआ था। माशरे के अंदर वैसे भी शिद्दत पसंदी इंतहा की हुई है। मैं इससे मुझे एक आज छोटा सा मैंने एक सीन देखा वो मुझे याद आ गया। मैं अपने घर से निकला कुछ सब्जी वगैरह लेने के लिए, तो आगे एक गाड़ी जा रही थी और वो गाड़ी नवीन कोर गाड़ी थी और उसके ऊपर एक शीशे बैक जो होता है ना स्क्रीन, उसके ऊपर एक तलवार बनी हुई थी। रूटीन में नौजवान लड़के इस तरह की चीज़ें बनवा लेते हैं और उसकी नंबर प्लेट जो थी वो एडवोकेट लिखा हुआ था उसके ऊपर। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं, एडवोकेट का मतलब है कि वो दलील से बात करेगा, वकील का मतलब ये है कि वो दलील से बात करेगा, ज़ुबान से बात करेगा, वो अपने दलाइल से ये साबित करेगा कि मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त है और उसका गलत है। ठीक है, वो सच की राह में रुकावट नहीं बनेगा बल्कि सच को मंजर आम पर लाने में मददगार साबित होगा। वकील का ये काम होता है। इत्थे भाई नजीब ही सीन है, वो दलील वाला जड़ा वो तलवार लाई फिर रहा है। यानी आप अंदाजा लगाए कि हम बतौर सोसाइटी किस कदर इंतहाओं के ऊपर जाके बैठ गए हैं। हमारे पास दूसरे की बात सुनने का हौसला नहीं है और अगर कोई सानू जबरदस्ती सुना दे तो उस तो बाद असी जिस तरह चीख के अपनी गल नूं अगे वधाने हैं वो एक अजीब रवैया है। आपने अक्सर देखा पढ़े लिखे लोगों की महफिल में भी बड़े जो दलील की बात करते हैं, साफ़ी, मैं अपनी कम्युनिटी की बात करता हूँ, ये आप ये देखें ये जो तोते बैठे होते हैं रात को साफ़ी बन के, मैं तो इनको साफ़ी वैसे आपस की बात है 90% को मानता नहीं हूँ, हो सकता मैं ना मानते हो, लेकिन सच्ची बात यह है कि इस तरह नहीं बात होती। अगर आप 4 लोगों में बैठे हैं और आप मुकालमा कर रहे हैं और मुकालमे के दौरान दूसरे बंदे को चीखना पड़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि मतलब मछली मंडी है, वो कोई किसी सूरत भी मुकालमे की फ़ज़ा नहीं रह गई। ठीक है, तो जहाँ मुकालमे की फ़ज़ा ना रह जाए उस सोसाइटी के अंदर चीज़ें इंतशार का शिकार होती हैं। वहाँ पर ठहराव नहीं आ सकता, वहाँ पर तमीर और तरक्की नहीं हो सकती। वहाँ पर आप एक छोड़ 50 पार्टीज बना लें, 2 पार्टी सिस्टम कर लें बेशक, लेकिन जहाँ पर फितना फसाद की कैफियत होती है ना वहाँ पर सर मुकालमे की फ़ज़ा नहीं रहती। और ये वो सबसे बड़ी खराबी है, ये वो सबसे बड़ा गुनाह है जो किया है इमरान अहमद खान न्याजी ने, कि सोसाइटी के अंदर जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आपस में खींचातानी करने के बाद और एक दूजे नू चों के लम्या पा के लित्र मारने और खाने के बाद और फिर परवेज़ मुशर्रफ के हाथों मुसलसल जलील होने के बाद सबक सीखा था कि नहीं जनाब, हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना है, हमें ठहराव लाना है, हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना है। एक बारी उदी आ गई तो कोई गल नहीं, अगली बारी साढ़े भी आ सकती है। कारकर्दगी की बुनियाद पे हमें एक दूसरे को विन करना है, हमें एक दूसरे को गले जब पटा पा के सीट के विन नहीं करना। ठीक है, सोसाइटी को हम इतनी डिवीजन में ना लेके जाएं। तो सर इमरान खान ने आके तो क्या जी सारे चोर ने, मैं कल ही जड़ा ना वो प्रिंस है और मैं सारी दुनिया मेरे थले है, मैं एक ऐसा
شخص ہوں جو کسی بھی صورت غلط نہیں ہو سکتا. میں نے کہہ دیا چور ہے تو بس چور ہے, ثبوت دی لوڑی کو نہیں ہاتھ کاٹ دے. اس طرح کا رویہ انہوں نے اپنایا اور ان کے فالوورز کی تعداد بڑی ووکل تھوڑی تھی لیکن بہت ووکل رہی, کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک ایشو یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ایسے یہ دوسری سوسائٹیز میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہو تو یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے, کیونکہ نئی لیبر, نئے سکلڈ لوگ, نئی نئی ٹیکنالوجیز جن کے پاس ہوتی ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کی سوسائٹی گرو کرتی ہے. ایسے بھائن جڑے پڑھ کے آ رہے ہیں نا, پوچھو بچے سے تعلیم, وہ کہے گا جی میں نے میتھس کا میں ماسٹرز کیا ہوا ہے. اوکے میتھس کام لکھ کے دکھا دے تو وہ جہو جہاں میتھس کام لکھدا نا اس تو بعد بندہ کہندا ہے یہ ماس 2 لاوے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے بچے پیدا کیے ہیں, یہ ہماری سوسائٹی میں تعلیم کا معیار اس حد تک گرا ہے. اور وہ بچے جو ہیں وہ سارے کے سارے عمران خان کے ساتھ چلے گئے کیونکہ نوکریاں نہیں لبھی ہیں, ویلے بے روزگار لفنٹر, کیا کریں, ان کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے. اگو لب گئے عمران خان, کالیا کالیا کھیڑتا ہویا تو وہ اس طرف چل پڑے. ریبلز ایج ہے, بچوں کو وہ اٹریکٹ کیے ہیں, اس طرف چل پڑے, سوسائٹی کا ستیہ ناش ہو گیا. باہر اب یہ جو 59 لوگ ہیں ان میں سر 3 لوگ جو ہیں وہ بڑے پرومیننٹ ہیں. ایک اکرم عثمان صاحب ہیں, یہ میاں عثمان ہوا کرتے تھے, جماعت اسلامی کے تھے, تحریک اس میں بھی رہے, مسلم لیگ میں بھی رہے, MNA بنے اچھرے سے, یہ ان کے صاحبزادے ہیں. اور جو ہیں محمود الرشید صاحب ان کے یہ داماد ہیں, یہ MPA بھی جیتے تھے. یہ ضمنی انتخاب ہیں 17 جولائی والے, جنرل باجوہ نے نہیں جتائے جڑے, ہاں انہی کی بات کر رہا ہوں, اس میں سر یہ جیت کر آئے تھے. تو اکرم عثمان صاحب ان کا کیس بھی چلا گیا اس میں, جو ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا. عباد فروق صاحب بہت سارے پیسے دے کے اس بچے نے, اس بندے نے اب تصویریں تروائی تھی عمران خان کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور پائے نے جڑے نا ہوں ملٹری کورٹ چ ٹرائل ہو گے. ٹھیک ہے, پھر جناب ایک بریگیڈیئر جوید اکرم صاحب ہیں. اچھا اب یہاں پر میں تھوڑا سا کنفیوز اس لیے ہوں, یہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں لیکن ظاہر ہے یہ فوج میں رہے ہیں. ایتھے حاضر سروس بہت سارے نے جنہوں کا پوائنٹ ٹرائل ہونا, یہ تو بریگیڈیئر ریٹائر ہے. لیکن یہ میں نے ان کا نام صرف اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ یہ بریگیڈیئر صاحب کا جو نام ہے نا بریگیڈیئر ریٹائرڈ جوید, مجھے یاد آتا ہے میاں نواز شریف صاحب کے ایک ملٹری سیکٹری ہوا کرتے تھے جب 99 میں جب کو ہوا تھا نا پرویز مشرف صاحب والا, اس وقت وہ بھائی دا کو 6.25 فٹ قد سی. ٹھیک ہے, ان کی جو بیگم صاحبہ تھی عائشہ جوید ان کا نام تھا, وہ بعد میں MPA بھی بنی تھی 2008 میں, مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا وہ اس کی لسٹ پہ MPA بھی آئی تھی. بریگیڈیئر جوید صاحب جو تھے نا, یہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے جب کو ہوا تو انہوں نے 455 بور دا پستول انہوں نے کول ہوندا سی, تو ظاہر حاضر سروس تھے, انہوں نے رپورٹڈلی انہوں نے وہ گن تان لی تھی اس ٹیم کے اوپر جو کہ پرائم منسٹر کو گرفتار کرنے کے لیے آئی تھی, پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر. تو اس وقت پھر جو میجر صاحب اس کی کمانڈ کر رہے تھے نا, ان میجر صاحب نے کہا کہ سر مجھے صرف 10 سیکنڈ لگیں گے, جس کا مطلب سی کہ 10 سیکنڈ سارے لمبے پہ ہو گئے تھے, خون و خون. تو نواز شریف نے پھر اشارہ کیا ان کو کہ نیچے کر لے گن, تو انہوں نے گن نیچے کر لی اور پھر ظاہر ہے سرنڈر کر دیا گیا. اب یہ کنفیوژن ہے مجھے, یہ وہ بولے بریگیڈیئر جوید صاحب ہیں یا نہیں ہیں, مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے. میں نے مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا ہے تو وہ بھی کنفیوز ہیں. وہ کہتے ہیں کئی مدت سے ہمارے ساتھ ان کا رابطہ کوئی نہیں ہے, پتہ نہیں. اب یہ میں نے کہا ہے کہ یہ وہ والے ہیں یہ نہیں, آپ کو اگر پتہ ہو تو یار تو پھر دس دینا, مگر مجھے اس پہ کنفیوژن موجود ہے. لیکن میں نے پھر بھی آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر لی ہے. اب میں آپ کے سامنے وہ بات رکھنے لگا ہوں جو جس کا میں نے شروع میں انٹرو جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں وہ اظہار کیا کہ جناب ایک آرمی چیف کو ملنے سے انکار کر دیا گیا. واقعہ یہ ہے یا خبر یہ ہے یا یوں کہہ لیں کہ جو بات چل رہی ہے, چلے یہ زیادہ مناسب لفظ ہے, کہ جو بات چل رہی ہے برہمنوں کے حلقوں میں وہ میرے تک بھی پہنچ گئی ہے. آپ کو پتا ہے میرا تو اصل کام ہی مخبری کرنا ہے, برہمنا دی گلاں پھڑ کے تہاں دسی جانی ہے. تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں نہیں بتاتا پتہ چلنے کے باوجود, کیونکہ مجھے اس پر کوئی شک شک ہوتا ہے, یا یہ ہوتا ہے کہ یار یہ باتیں بتانے سے خام خواہ انگزائٹی میں اضافہ ہی ہونا ہے, اس تو علاوہ تو کچھ نہیں ہونا. تو کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں, پولیٹیکل سینیریو کے اندر ہوتی ہیں, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور یہ جو بات میں بتانے لگا ہوں یہ اس کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے. جب بات آپ کے سامنے آئے گی آپ کو سمجھ آ جائے گی. بتانے والے یہ بتا رہے ہیں یا یہ گفتگو ہو رہی ہے ان سرکلز کے اندر کہ جناب
जनरल बाजवा साहब ने कोशिश की है बहुत कि हाफिज साहब उनसे मुलाकात का वक्त निकालें और उनको मुलाकात का शर्फ बख्श दें। इस सिलसिले में बताया ये जा रहा है कि उन्होंने बराह रास्त भी कोशिश की, तो उन्हें कह दिया गया कि सर फिलहाल ज़रा बिजी हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ रब्ता किया जाएगा। अब ज़ाहिर है कोई जनरल बाजवा आर्मी चीफ रहा, कोई मेरा मतलब है उत्थे कोई क्या कहते हैं सूबेदार मेजर तो रहा कोई नहीं, ठीक है। वो उसको भी पता है कि अगर इस तरह का जवाब है तो मतलब क्यों होता है। लिहाजा फिर ये मालूम पड़ा कि उन्होंने एक दो अपने सीनियर्स, यानी जो उनसे भी सीनियर्स हैं, उनमें से तो एक खुद आर्मी चीफ रहे हुए, उनसे रब्ता किया। और एक ऐसे थे जो कि जिनके अंडर जनरल बाजवा साहब ने काम किया हुआ है और उन्हीं के अंडर जो है हाफिज साहब ने भी काम किया हुआ है। तो उन्होंने उनसे भी रब्ता किया कि जनाब मेरी मुलाकात करा दो, मैं उन्होंने कोई गल्लां दसना चाहना, कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जिनसे हालात मज़ीद बेहतर हो सकेंगे। तो फिर एक साहब जो हैं जो कि आर्मी चीफ रहे हैं पहले, उन्होंने इनसे कहा, बताया ये जाता है कि जो आर्मी चीफ रहे हैं पहले, उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ यानी जनरल जो आसिम मुनीर साहब हैं उनसे कहा, हाफिज साहब से, कि उनसे मिल लें। तो ये जो हाफिज साहब है ना, ये उनको बहुत अपने बाप की जगह पे इज्जत देते हैं। उस आर्मी चीफ को, जो साबिक आर्मी चीफ हैं, उनकी बहुत रिगार्ड करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं उनकी। तो इन्होंने उनसे ये कहा कि सर बात ये है कि मैं उन्हीं का डाला हुआ गंद जो है वो साफ कर रहा हूँ, आपके सामने है क्या हालात हैं, और ज़रूर मिल लेंगे, आपका हुक्म सार आंखों पर, लेकिन पहले मैंने ज़रा है सांभ लैंदे छावा, फिर उस तो बाद मुलाकात जी ना कर लांगा, तो फिलहाल मैनू ज़रा थोड़ा टाइम दे दियो। यानी तरीके के साथ उन्होंने उनको भी इनकार कर दिया जनरल बाजवा को मिलने से। अच्छा, अब मैं आपसे गुजारिश करूँ कि बात करने वाले सिर्फ इतनी बात बता के खामोश नहीं हो जाते। जब उनसे पूछें कि सर इसका क्या मतलब है, तो कहते हैं जी इसका एक मतलब तो बड़ा सामने का है, और वो ये है कि जितना भी ये इमरान खान ने मैस क्रिएट किया हुआ है, जितना भी ऐसे गंद पे है, फितना फसाद, और ये 9 मई के वाक़यात में जो कुछ हुआ है, इसके पीछे ज़ाहिर है कि जनरल बाजवा साहब जो हैं उनको ज़िम्मेदार समझा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इस जमात को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया था। देखिए ना, जो जनरल फैज़ है उसे बड़ा क्लियर कट कहा गया कि कामरा खान को फ़ोन करके कि ज़हूर मैं कल्ला नहीं सी कर रहा, मैंने तो जो हुक्म उतो आ रहा सी मैं कर रहा सा, ठीक है। मतलब उसने जनरल बाजवा पे डाल दी थी। तो जनरल बाजवा साहब जो है ना, उनको कहीं ना कहीं जिम्मेदार समझा जा रहा है। अच्छा, अब ये भी पूछा जाएगा उनसे कि जी जनरल बाजवा साहब मिलना क्यों चाहते थे। उनका वो एक्चुअली इसी वजह से तो मिलना चाहते थे, अपना पासा क्लियर करने लगी कि यार है बस ठीक है एक काम होया है, लेकिन ये साडा कोई कसूर नहीं गा, हमने तो बड़ा इन गुड फेथ ये काम किया था, ठीक है। और अगो भाई बंदे ही बड़ा चवल निकल आया, तो उसी की करिए, मैं ये अपने अंदाज में आपको बता रहा हूँ। तो ये सर वो दो बातें वो करते। लेकिन अब मामला ये है कि जो हैं अपना हाफिज साहब वो इनकार कर रहे हैं, और जनरल बाजवा साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं अपना गिल्ट जो उनके अंदर कहीं मौजूद है ज़राए के मुताबिक, उसको कहीं वो बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ गल भाई ने होर भी है, वो है कि भाई ने किते खुरा निकलते टुरदे करदे फिरदे नसदे भजदे जनरल बाजवा ते करना आ जाए, ठीक है। उन्होंने किते ना कोई फा ना पै जाए, मतलब उन तक कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन ना आ जाए, ठीक है। इसलिए वो अपने आप को क्लियर करना चाहते हैं। ये अब उन हलकों का ख्याल है, ठीक है। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये उन हलकों में डिस्कस हो रही है, बतौर खबर हो रही है। मैं आपको उन हलकों से ये बात सुनकर आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ कि चीज़ें इतनी सीरियस हैं कि आपको याद होगा एक तकरीब हुई थी, और उस तकरीब में जनरल बाजवा साहब जो हैं वो एक तरफ बैठे हुए थे, और जो साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं वो एक तरफ बैठे हुए थे, दरमियान में जनरल साहब हाफिज साहब बैठे हुए थे। और वो तकरीब जो थी वो GHQ में हुई थी, और एक मैसेज था सबको गया कि ये जो हैं इनको कुछ नहीं होगा और बाकी निबड़िया जाएगा। ये उस वक्त मैसेज जो है सब लोगों ने समझा था कि ये मैसेज है। हुण चीज़ां जिहड़ियां ना वो काफ़ी बदल गई हैं 9 मई के बाद। तो हालात इतने संजीदा हैं, इस वक्त जो कोर्ट्स में हो रहा है
وہ اپنی جگہ پہ ہے. ابھی مجھے نہیں پتا کہ آج کی ہیئرنگ میں کیا معاملہ چلے ہیں, کیا فیصلہ ہوا ہے, لیکن میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ چیزاں انیاں سیریس ہیں جی کہ جنہاں دے ہتھوں انہوں نے سٹک پھڑی ہے نا, وہ انہوں نے بھی سٹک دہا رہے ہیں تے باؤ جی باقی تے کسی کھیت دی مولی کوئی نہیں. اس لیے کسی بھی معاملے کو بالکل لائٹ لے لینا میرا خیال آج کل کے حالات میں کافی بیوقوفی ہوگی, اور یہ بیوقوفیاں ہمارے پاکستان کے بہت سارے سیاستدان کر رہے ہیں. سیکنڈ لیڈرشپ, ٹھیک ہے, ایک پارٹی کی تو فرسٹ ٹیئر جو ہے وہی کر رہی ہے یعنی عمران خان, باقی دو پارٹیاں کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے نا وہ بیوقوفیاں کر رہی ہے. استاد جی باز آ جاؤ, بس یہ میں آپ کو کہوں گا. غلطی کی گنجائش اب کوئی نہیں رہی, مجھے کم از کم ایسا لگتا ہے. آپ کو پتہ نہیں کیسا لگتا ہے, جیسا بھی لگتا ہے لکھیے گا ضرور مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.